क्लास कितना जोड़े हो इसमें? 10 से 12। चलो ठीक, कोई बात नहीं, चलिए स्टार्ट करें। थोड़ा सा इसको उठाइए। तो मैंने पिछले क्लास में क्या बताया था? आर्टिकल 13 बताया था। आर्टिकल 13 में क्या था? अगर कोई कानून बनाता है, मतलब कोई भी कानून है, अनुच्छेद 13, इसको ध्यान से समझिएगा। व्यापम ने सीधे सीधा प्रश्न पूछा शब्द को लेकर ना। आर्टिकल 12 में डायरेक्ट प्रश्न आया है क्या? निम्न में राज्य की परिभाषा नहीं है। देखिए आर्टिकल 12 का एक प्रश्न पूछता हूं मैं, अनुच्छेद 12, ठीक है, इससे आधारित प्रश्न है। अनुच्छेद 12 में राज्य से अभिप्राय अभिप्राय नहीं है। अनुच्छेद 12 में राज्य से अभिप्राय नहीं है। ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। डायरेक्ट प्रश्न आता है ना, मैं बताऊंगा आप लोगों को। ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी राज्य सरकार, ऑप्शन बी राज्य सरकार, ऑप्शन सी संघ सरकार, संघ सरकार, और ऑप्शन डी है उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। तो ये 4 ऑप्शन है आपके। प्रश्न है राज्य से अभिप्राय नहीं है, किसके अनुसार? अनुच्छेद 12 के अनुसार। तो अनुच्छेद 12 में हमने क्या पढ़ा था? संसद और संघ सरकार, राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल, स्थानीय निकाय भी पढ़े थे, और सभी सरकारी बॉडीज। उच्च न्यायालय भी एक प्रकार का सरकारी बॉडीज है, पर ये कानून नहीं बनाता है। ये कानून बनाता है क्या? नहीं बनाता। ये कानून को क्या देता है? संरक्षण देता है। और कानून को सही है या गलत है, इसकी परख करना किसकी काम होती है? उच्च न्यायालय। तो जो नियम बनाने वाले हैं वही आता है परिभाषा में। अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य के परिभाषा में कौन आएगा? जो नियम बनाने वाले हैं वो आएगा। याद रखिएगा, क्लियर है ना? जो नियम को संरक्षण देता है वो कभी नहीं आएगा। तो याद रखिएगा, ये शामिल नहीं होगा। दूसरा, चलिए मैं उच्च न्यायालय की जगह अगर लिख दूंगा क्या? बीसीसीआई, बीसीसीआई। क्या बीसीसीआई भारत की जनता के लिए नियम बनाता है? नहीं बनाता है। भारत की जनता के लिए बनाता है क्या? नहीं बनाता। वो पर्टिकुलर एक क्षेत्र के लिए बनाता है, अपने खेल के लिए बस बनाता है वो। उसमें आम जनता शामिल है क्या? नहीं शामिल है, एक चयनित वर्ग ही शामिल है। इसीलिए बीसीसीआई भी आपका क्या है? क्या नहीं है? राज्य के परिभाषा में नहीं आता है। ये डायरेक्ट एग्जाम में आया था यूपीएससी के प्रश्न में, क्योंकि इस पर विवाद हुआ था संसद में, न्यायालय में विवाद हुआ था। क्या बीसीसीआई अनुच्छेद 12 के अंतर्गत परिभाषित में आता है? तो नहीं आता है बीसीसीआई। क्लियर है क्या? तो याद रखिएगा, ना ही कोई भी न्यायालय नहीं आएगा, और कोई भी वो बॉडी जो पर्टिकुलर वर्ग के लिए काम करता है वो बॉडी भी नहीं आएगा जिसमें आम जनता नहीं जा सकते हैं, ठीक है, सामान्य रूप से। ठीक है, क्लियर है ना? तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मतलब इस पर पूर्ण नियंत्रण नहीं है भाई, सरकार का इस पर क्या नहीं है? पूर्ण नियंत्रण नहीं है, ठीक। क्लियर है? तो ये प्रश्न में बना हुआ है भाई। चलिए एक प्रश्न मैंने बोला क्या? अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 को थोड़ा सा और मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं। अनुच्छेद 13 क्या लिखा था? यदि कोई कानून, कानून या विधि, कानून या विधि मौलिक अधिकारों से, मौलिक अधिकारों का क्या करता है? हनन करता है। मौलिक अधिकारों का क्या है? मौलिक अधिकारों से असंगत, असंगत या अल्पीकरण, असंगत या अल्पीकरण करता है, करता है, तो उल्लंघन की मात्रा तक, तो उल्लंघन की मात्रा तक क्या होगा? शून्य होगा। ये बताया था मैं, मात्रा तक शून्य होगा। तो कल मैंने बताया था अगर कोई कानून या कोई विधि है जो मौलिक अधिकारों से असंगत है, असंगत का मतलब है, एक सेकंड, हेलो, हाँ नमस्ते, क्लास में लगाता हूँ ना आपको। यदि कोई कानून क्या है? मौलिक अधिकारों से असंगत, असंगत का मतलब जस्ट विपरीत है,
दोनों एक ही प्लेटफॉर्म में, एक बोल रहा है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, एक बोल रहा है क्या निशुल्क शिक्षा, दूसरा बोल रहा है क्या 5,000 फीस। तो दोनों एक ही प्लेटफॉर्म में, एक बोल रहा है निशुल्क शिक्षा, दूसरा बोल रहा है क्या निशुल्क शिक्षा पाना मौलिक अधिकार है, पर सरकार ने कानून क्या बना दिया, सबको 5,000 फीस देना है। तो दोनों क्या हो गए, असंगत हो गए, दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, विपरीत हो गए, विरोध हो गए, है ना। इसलिए फंडामेंटल राइट्स वहां पे क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा, जबकि कानून मान्य नहीं होगा, उसे क्या कर दिया जाएगा, शून्य कर दिया जाएगा। अल्पीकरण का मतलब भी मैंने बताया था कल एक एग्जांपल से, ठीक है। तो कोई भी मौलिक अधिकारों को विरोध में जाता है या उसका अल्पीकरण करता है, तो वो उल्लंघन की मात्रा तक क्या हो जाएगा, शून्य घोषित हो जाएगा। अब प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि कानून कौन से कानून की बात हो रही है, यहाँ पे प्रश्न उठता है कि कौन से कानून की बात हो रही है। तो अनुच्छेद 13 बताता है कि कानून क्या है या विधि क्या है। तो याद रखिएगा, इसके अनुसार, कानून के अनुसार, है ना, अनुच्छेद 13 के अनुसार विधि या कानून की क्या परिभाषा है। विधि या, व्यापम ने डायरेक्ट प्रश्न उठाया है, कानून की परिभाषा, विधि या कानून की परिभाषा। तो इन्होंने साफ साफ बताया है। जैसे व्यापम ने एक प्रश्न पूछा था, क्वेश्चन था, मैं देख लेता हूं क्या था प्रश्न। प्रश्न था प्रत्यायोजित विधान किसके द्वारा बनाया जाता है, किसके द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। प्रत्यायोजित विधान किसके द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन ए था क्या, विधायिका। ऑप्शन ए था क्या, विधायिका। ऑप्शन बी था क्या, कार्यपालिका, कार्यपालिका, ठीक है। ऑप्शन सी था क्या, ऑप्शन सी था आपका न्यायपालिका, न्यायपालिका। और ऑप्शन डी था क्या, ऑप्शन डी था राष्ट्रपति, ठीक है। ये है आपका प्रश्न। डायरेक्ट कानून की परिभाषा को लेकर व्यापम ने क्या किया था, प्रश्न किया हुआ था। प्रश्न क्या था, प्रत्यायोजित विधान किसके द्वारा बनाया जाता है या किसके द्वारा निर्मित किया जाता है। चार ऑप्शन है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और राष्ट्रपति। तो मैं आपको, है ना, तो मैं आपको पहले इसके बारे में समझा देता हूं कि विधि का मतलब क्या होता है। क्लियर है, प्रत्यायोजित है ना, याद रखिएगा, शब्द का नाम याद रखना है क्या, प्रत्यायोजित। अब हमारा विधि चार प्रकार के हैं, ये किसने डिफाइन किया है, आर्टिकल 13 में वर्णित है। विधि की परिभाषा क्या होगी, एक विधि होगा क्या, स्थायी विधि। एक विधि होगा क्या, स्थायी विधि होगा, याद रखिएगा, एक विधि होगा स्थायी विधि। किसे कहेंगे स्थायी विधि, स्थायी विधि कौन बनाएगा, कौन बनाएगा, या तो संसद बनाएगा, तो पूरे भारत में लागू होगा, संसद या विधानमंडल। राज्य में कौन बनाता है, विधानमंडल बनाता है, विधानमंडल द्वारा निर्मित, है ना। इनके द्वारा बनाया हुआ कानून को क्या बोला जाता है, स्थायी विधि कहा जाता है। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, अस्थायी विधि। दूसरा क्या हो जाएगा, अस्थायी विधि। और अस्थायी विधि को हम कहते हैं क्या, दूसरे भाषा में अध्यादेश। क्या कहते हैं, अध्यादेश कहते हैं। अंग्रेजी में कहा जाता है ऑर्डिनेंस, अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसे, ऑर्डिनेंस कहा जाता है। तो अध्यादेश जो होता है वो भी एक कानून है, और वो कैसा होता है, अस्थायी होता है, अस्थायी, ठीक है, अस्थायी विधि होता है। तो याद रखिएगा, अस्थायी विधि मतलब अध्यादेश। और अध्यादेश कौन लाता है, कौन लाते हैं, राष्ट्रपति व राज्यपाल, राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा इसे लाया जाता है। तो याद रहेगा, ठीक है। तो स्थायी कानून कौन बनाएगा, संसद या विधानमंडल बनाएगा, पर अस्थायी कानून कौन लाता है, राष्ट्रपति या राज्यपाल लाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, अध्यादेश कहते हैं। और एक कानून है प्रत्यायोजित विधान। एक कानून है क्या, प्रत्यायोजित विधान, या इसी को बोला जाता है क्या, कार्यपालिका विधान, या इसी को क्या बोला जाता है,
कार्यपालिका विधान, कार्यपालिका विधान इसी को कहा जाता है। ठीक है, और इसे बनाएगा कौन? सरकार। इसे बनाएगा कौन? सरकार। सरकार कौन होते हैं? कार्यपालिका होते हैं। सरकार कौन होते हैं? कार्यपालिका होते हैं। क्लियर है क्या? चौथा डेफिनेशन है क्या? गैर, ठीक है, गैर विधि विधान। गैर विधि विधान चौथा होता है आपका क्या? गैर विधि विधान। मतलब ये कौन होता है ना? ये होता है आपका परंपरा या रीति के तहत निर्मित, रीति का बल रखने वाला, बल रखने वाला है ना विधान है ये। परंपरा या रीति के तहत बल रखने वाला क्या है? ये विधान है। जैसे अगर मैंने बात करूंगा है ना, संसद ने मान्यता दी है किसको? मदरसा को, और मदरसा ने नियम बना दिया। मदरसा ने क्या बना दिया? नियम। तो वो उसकी परंपरा में आ रहा है। उन्हें मदरसा ने अपनी परंपराओं के हिसाब से क्या बना दिया? नियम बना दिया। तो वो भी अपने आप में क्या है? नियम है। पर कैसा है ये? गैर विधि विधान है। ये भी अपने आप में क्या है? ये एक नियम है, एक विधि है। कानून का मतलब क्या? नियम। कानून का मतलब क्या होता है? नियम होता है। तो ये चार तरह के नियम होते हैं, एक स्थायी, दूसरा अस्थायी, तीसरा प्रत्यायोजित, और चौथा होता है गैर विधि विधान। ठीक है, गैर विधि विधान मतलब इसका मतलब होता है परंपरा या रीति रिवाज। वो भी एक नियम है अपने आप में, है ना? तो इसका बल रखने वाली जो संस्था होगी वो बनाएगी इसे। अब इसी से डायरेक्ट प्रश्न क्या है हमारा? प्रत्यायोजित विधान किसके द्वारा बनाया जाता है? क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए उत्तर? हाँ, प्रत्यायोजित विधान का मतलब ही क्या होता है? कार्यपालिका का विधान, यही कहते हैं डायरेक्ट। तो देखिए, डायरेक्ट कानून के परिभाषा को उठाकर इन्होंने क्या किया? प्रश्न उठाया है। ठीक है ना? तो अगर आपको परिभाषा नहीं पता, एक तो आर्टिकल 12 के परिभाषा को लेकर 2 बार प्रश्न आ चुका है। आर्टिकल 13 के परिभाषा में जो कानून का परिभाषा है उससे लेकर भी एग्जाम में क्या आ चुका है? प्रश्न आ चुका है। ठीक है, क्लियर है? कर लेंगे, तो इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए इसे नोट करिएगा। अनुच्छेद 13, एक साथ करेंगे। अच्छा, याद रखिएगा, और यही कानून मौलिक अधिकार का क्या नहीं कर सकता है? उल्लंघन नहीं कर सकता है। अलग अगर उल्लंघन करेगा तो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है ना? इसी कानून की बात कर रहे हैं वो। मतलब जनता के मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून ये नहीं बना सकते हैं, अगर बनाएंगे तो शून्य। ठीक, तो ये था क्या हमारा आर्टिकल 12 और 13। अब मैं बात करूंगा किसके बारे में? पूरा मौलिक अधिकार। अब मौलिक अधिकार कहां से स्टार्ट होता है? 14 से। मौलिक अधिकार कहां से स्टार्ट होता है? आर्टिकल 14 से स्टार्ट होता है। गुड मॉर्निंग। ठीक, क्लियर है इतना? ये प्रश्न है जो वहां से बन के आया था। ठीक है, और मैं बता रहा हूं बहुत कम लोग मिलेंगे आपको, बहुत कम लोग लिखेंगे मिलेंगे जो इसका मतलब जानते, क्योंकि ये प्रश्न को ऊपर से पढ़ते हैं बस। पहला चीज। दूसरा चीज, आर्टिकल 13 को कोई डिस्क्राइब करके नहीं पढ़ते। आर्टिकल 13 में कुछ सिद्धांत भी लिखे गए हैं। ठीक है, बताओ कि नहीं बताओ सिद्धांत? हम्म तो 3 सिद्धांत याद रखिएगा। एक होता है पृथक्करण का सिद्धांत। अब कानून, कानून तो ये हो गया, और कानून अगर उल्लंघन करेगा तो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा।
अब कानून के साथ और मौलिक अधिकार के साथ जो संबंध बनता है वो बताता है कौन? सिद्धांत। ठीक है, तो आर्टिकल 13 के अंतर्गत क्या बताया गया है? 3 सिद्धांत बताए गए हैं, है ना। मौलिक अधिकार संबंधित सिद्धांत, मौलिक अधिकार संबंधित सिद्धांत। ठीक, मौलिक अधिकार संबंधित सिद्धांत। तो ध्यान में रखिएगा, पहला सिद्धांत क्या नाम है? पृथक्करण का सिद्धांत, पृथक्करण का सिद्धांत। पहले सिद्धांत का नाम है क्या? पृथक्करण का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है क्या? आच्छादन का सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत। और तीसरा सिद्धांत है क्या आपका? अधित्याग का सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत का नाम है क्या? अधित्याग का सिद्धांत। तो ये 3 सिद्धांत किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार से संबंधित है। ठीक, तो पृथक्करण का सिद्धांत क्या कहता है समझिएगा। एक कानून है और दूसरा है क्या? मौलिक अधिकार। एक कानून है और दूसरा है क्या? मौलिक अधिकार। तो जो मैंने अभी पॉइंट लिखा है वही चीज है। मान के चलिए, समझिए, एक एग्जांपल से समझा रहा हूं मैं। मनरेगा, मनरेगा क्या है? कानून है, ये अधिनियम है। कब आया था ये? 2005 में आया था, याद रखिएगा। मनरेगा क्या है? एक कानून है, एक अधिनियम है, 2005 में आया था। ठीक, अब बाय द वे इसमें लिखा है, बाय द वे इसमें लिखा है, क्या लिखा है? 100 दिन का क्या? रोजगार। 100 दिन का रोजगार। ठीक, 100 दिन का रोजगार मिलेगा। दूसरा, दूसरा मिलेगा 243 रुपए दैनिक होंगे। 243 रुपए दैनिक वेतन, दैनिक होगा, दैनिक रोजी। ठीक, वेजेस जी। ठीक है, डीबीटी सिस्टम होगा, डीबीटी सिस्टम होगा, डीबीटी सिस्टम। डीबीटी सिस्टम मतलब बेनिफिशियरी के खाते में डायरेक्ट अब पैसा जाएगा। ठीक है, कठोर कार्य जैसे कि नाली, है ना, तालाब गहरी, तालाब गहरी आदि कार्य क्या होंगे? शामिल होंगे, कठोर कार्य होंगे इसमें। मतलब मानसिक नहीं, शारीरिक रूप से कठोर कार्य होंगे। ठीक है, ये सब कार्य का निर्धारण होगा। ठीक, 18 वर्ष के, 18 वर्ष या अधिक सभी को समान कार्य होगा। सभी को क्या होगा? समान कार्य होगा। ठीक, और क्या बोल दिया गया? 12 घंटे की क्या होगी? 12 घंटे का कार्य होगा। मान के चलिए, एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं, ये है हमारा एक कानून, और कानून में बोला गया है क्या? कि ये सुविधाएं होंगी, गारंटी होगा, रोजगार मिलेगा, 243 रुपया मिलेगा, खाते में पैसा आएगा, कठोर कार्य होंगे, 18 वर्ष या अधिक से सभी के कार्य क्या होंगे? समान होंगे, 12 घंटे कार्य लिया जाएगा। अब मैं पृथक्करण का सिद्धांत करता हूं, है ना। पृथक करने का मतलब है क्या? ये जो कानून है ये 2 भागों में बटेगा। कानून फंडामेंटल राइट से क्या है? फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रहा है। क्या कर रहा है? उल्लंघन करने वाला नियम, करने वाला नियम। और दूसरा हो जाएगा क्या? फंडामेंटल राइट्स का समर्थन करने वाला नियम, समर्थन करने वाला नियम। तो एक कानून है मनरेगा, और मनरेगा में 2 प्रकार की चीजें देखने को मिल रही है। कुछ प्रावधान फंडामेंटल राइट्स का क्या कर रहा है? उल्लंघन कर रहा है, और कुछ बातें फंडामेंटल राइट्स का समर्थन कर रहा है, मतलब उसको अधिकार दे रहा है। वो रोजगार देना अपने आप में अधिकार है। ठीक है, तो ये तो सही है,
तो ये मान के चलिए ये ए श्रेणी है और ये है क्या बी, तो इसे मैं कहां रखूंगा, ए में रखूंगा, नहीं सॉरी बी में रखूंगा, इसे कहां रखूंगा, बी में रखूंगा। पैसा मिल रहा है बी में आएगा, डीबीटी सिस्टम से आ रहा है बी में आएगा, कठोर कार्य किए जाएंगे पहले से नेचर बता दिया बी में रख दिया, 18 वर्ष से अधिक सभी के समान कार्य ये ए में आ जाएगा, 12 घंटे का कार्य ये ए में आ जाएगा। ये दोनों मौलिक अधिकार का क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है। क्यों, क्योंकि एक व्यक्ति से कार्य अधिकतम कितना लिया जा सकता है, 8 आवर्स, तो ये मौलिक अधिकार का क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है। 8 घंटे का कार्य लिया जा सकता है। ठीक, अब मत बोलना सर काम तो 12-12 बजे तक भी चलता है, ठीक है, ये मत बोलना, प्रैक्टिकली अलग है, थ्योरेटिकल अलग है। ठीक है, 18 वर्ष या अधिक के साथ सभी का क्या होगा, कार्य समान होगा। तो 18 वर्ष से अधिक में तो है ना 70 साल का व्यक्ति भी आ गया ना, तो 70 साल का व्यक्ति क्या गड्ढा खोद पाएगा, उसकी शारीरिक क्षमता के अनुरूप है क्या, नहीं है, उन्हें तो वही पेंशन मिलना चाहिए, तो ये तो उल्लंघन कर रहा है ना। दूसरा बात करूंगा, अगर कोई दिव्यांग है, दूसरा अगर मैं बात करूंगा क्या दिव्यांग गड्ढा खोद पाएगा, तो इसके साथ भी क्या हो रहा है, अन्याय। मतलब ये दिव्यांगों और बुजुर्गों के अधिकारों का क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है, हनन कर रहा है, और ये है ना उन्हें आवश्यकता से अधिक कार्य करके उल्लंघन कर रहा है, इसीलिए मैंने किस में रख दिया, इसे एक ही श्रेणी में रखा। बाकी तो पृथक हुआ कि नहीं हुआ, पृथक हुआ। और यही कहता है जो मौलिक अधिकारों का क्या करेगा, उल्लंघन करेगा, वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, और बाकी यथावत बना रहेगा। यही कहता है पृथककरण का सिद्धांत, मतलब पृथक हो गया नियम, वे नियम जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है वो अलग हो गया, और वे नियम जो मौलिक अधिकार के हित में है वो अलग हो गया, और जो उल्लंघन कर रहा है वो क्या हो जाएगा, शून्य घोषित हो जाएगा। इसे ही कहा जाता है क्या, पृथककरण का सिद्धांत। आया क्या समझ में, आया तो लिख दो सेंटेंस में, यदि कोई कानून फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है तो उल्लंघन की मात्रा तक क्या होगा, मात्रा तक शून्य होगा तथा शेष क्या होंगे, यथावत होंगे। मतलब उस पर इस कानून का क्या नहीं होगा, यथावत होंगे, मतलब उस नियम पर है ना कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो बना रहेगा। तो पृथककरण मतलब अलग अलग करना, यही होता है ना पृथककरण का मतलब। दूसरा है क्या, आच्छादन का सिद्धांत, इसको आच्छादन का मतलब छानना समझेगा। ठीक है, अब कानून दो प्रकार के थे, ध्यान में रखेगा। एक है क्या, संविधान पूर्व कानून, और एक है क्या, संविधान बाद का कानून। संविधान नहीं, अभी केवल संविधान पूर्व, ये तो संविधान के बाद के कानून की बात पृथककरण से पता चल गया। अगर कोई कानून कब का है, संविधान के पहले का कानून है, याद रखिएगा, कोई कानून क्या है, संविधान के पहले का है ना, और ये मौलिक है ना फंडामेंटल राइट से क्या हो जाता है, असंगत, तब क्या होगा। ये जो कानून है कब का था, संविधान के बाद का था। अब ये आच्छादन का सिद्धांत कहता है संविधान के पूर्व कानून और फंडामेंटल राइट्स अगर असंगत हो जाए या दोनों एक ही परिस्थिति में आ जाए, दोनों क्या आ जाए, एक ही परिस्थिति में आ जाए, तो ये ऐसा समझिएगा, मान के चलिए यहां पे लगा है क्या, जाली, यहां पे लगा है क्या, जाली, इसमें हमने दोनों को डाला, इसको भी डाला और इसको भी डाला, ठीक, इसमें इसको डाला, जो संविधान पूर्व कानून है वो यहां पे जमा हो गया, संविधान पूर्व कानून कहां जमा हो गया, यहां पे जमा हो गया, है ना, और संविधान के बाद है ना, और जो मौलिक अधिकार है वो कहां पे आ गया, ऊपर में आ गया, कहां गया, ऊपर में, मतलब छन गया। ये भी सक्रिय है, ये भी सक्रिय है, सक्रिय तो दोनों है सक्रिय, परंतु ये सक्रिय से किस में बदल गया, निष्क्रिय में बदल गया। क्यों,
क्योंकि इसके ऊपर कौन आ गया, मौलिक अधिकार। अगर मैं मौलिक अधिकार को हटाऊंगा तो आप हाथ डाल के क्या निकालेंगे, संविधान पूर्व कानून। पर अभी हाथ डालेंगे तो क्या निकलेगा, मौलिक अधिकार। इसका यह मतलब है, आच्छादन का सिद्धांत ये कहता है संविधान पूर्व कानून और मौलिक अधिकार अगर असंगत होते हैं तो संविधान पूर्व कानून क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इस पर प्रभाव क्या पड़ेगा, निष्क्रिय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा, है ना। और ये क्या रहेगा, सक्रिय रहेगा। जिस दिन मौलिक अधिकार को हटा दिया जाएगा वो कानून वापस क्या हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा। यही बताता है कि आपका आच्छादन का सिद्धांत। मतलब ये कानून समाप्त हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, उसके ऊपर में कौन आ जा रहा है, मौलिक अधिकार आ जा रहा है। क्लियर है क्या, लिखना है क्या सेंटेंस में, है? लिखूं कि चल जाएगा, है? यही तो लिखना है जो बताया हूं। यदि संविधान पूर्व कानून फंडामेंटल राइट से असंगत होते हैं तो वह क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, न कि समाप्त, न कि समाप्त। कानून समाप्त नहीं होगा, ठीक है, वो कानून बना रहेगा परंतु वो केवल डीएक्टिवेट हो जाएगा, है ना। जिस दिन मौलिक अधिकार हटेगा उस दिन अपने आप क्या हो जाएगा, वो एक्टिवेट हो जाएगा। क्लियर है क्या। अधित्याग का सिद्धांत एक लाइन का सिद्धांत है। क्या है अधित्याग, मतलब स्वेच्छा से, स्वेच्छा से फंडामेंटल राइट्स का त्याग नहीं किया जा सकता, त्याग नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है, ठीक। स्वेच्छा से फंडामेंटल राइट्स का क्या नहीं किया जा सकता है, त्याग नहीं किया जा सकता है। क्या तीनों बातें समझ में आई, तीनों चीजें समझ में आए। अभी तक एग्जाम में तो मैं नहीं देखा हूं, केवल मेंस वगैरह में देखा हूं और यूपीएससी में ये प्रश्न बना है ना। और ये प्रश्न तो आर्टिकल 13 में जो पहले लाइन में लिखा है वही है ना, पृथक्करण का सिद्धांत जी। उल्लंघन की मात्रा तक क्या हो जाएगा, शून्य घोषित हो जाएगा और जो उसका उल्लंघन नहीं करेगा वो बना रहेगा, यही है ना, ठीक। तो ये तीन सिद्धांत किसके संबंधित है, फंडामेंटल राइट से संबंधित है। क्लियर है। पढ़ना एक बार मैंने बता दिया, पढ़ना होगा पढ़िएगा, बाकी आपका काम का ये और ये ज्यादा है। एक लाइन में पढ़ना है, स्वेच्छा से फंडामेंटल राइट से क्या नहीं कर सकते, त्याग नहीं कर सकते। दूसरा, असंगत रहने वाला कानून शून्य हो जाएगा, मौलिक अधिकार से संगत रहने वाला कानून क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और कानून का मतलब मैंने चार बातें बताई, है ना। स्थायी कानून, अस्थायी कानून, प्रत्यायोजित कानून और गैर विधि विधान। ये चारों विधान अगर मौलिक अधिकार से असंगत होते हैं तो वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक। क्लियर है इतना। चलिए, इसमें कॉन्सेप्ट बहुत सारी सारी छोटी छोटी चीजें, इसको ध्यान में रखिएगा। अब मैं बात करूंगा क्या, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार की बात करेंगे, मौलिक अधिकार। पहला मौलिक अधिकार क्या है बता सकते हैं। अब एक एक करके बात करूंगा। पहला मौलिक अधिकार है क्या, समानता का अधिकार। कहां से कहां तक है, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वेलिटी, राइट टू इक्वेलिटी, ठीक। समानता का अधिकार कहां से कहां तक है, 14 से लेकर 18 तक। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में किसके बारे में बताया गया है, समानता के अधिकार के बारे में बताया गया है। चलिए मैं एक करके बता दे रहा हूं। अनुच्छेद 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष, विधि के समक्ष, विधि के समक्ष समता, समता का मतलब वही समानता, व विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण। ये आपको एज इट इज याद रखना पड़ेगा ना। विधि के समक्ष समता व विधि का समान संरक्षण। आर्टिकल कौन सा है ये, 14 है, ठीक है। विधि के समक्ष समता व विधि का समान संरक्षण, ठीक है।
अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 कुछ आधारों पर, कुछ आधारों पर विभेद से, विभेद का मतलब जी भेदभाव, भेदभाव से संरक्षण, कुछ आधारों पर विभेद से संरक्षण, मतलब कुछ आधार बताए गए हैं जिनके आधार पर किसी के साथ क्या नहीं किया जा सकता, भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये कौन कहता है? आर्टिकल 15, आर्टिकल 15। और ये केवल किसको प्राप्त है? भारतीय नागरिक को। ये केवल किसको प्राप्त है? भारतीय नागरिक को प्राप्त है। 14 दोनों को है, भारतीय और विदेशी। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन, लोक नियोजन, लोक नियोजन का मतलब क्या होता है? हा? नौकरी, रोजगार, सरकारी नौकरी। लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरी। नियोजन का मतलब ही होता है अर्थव्यवस्था, है ना। तो अर्थव्यवस्था में एक व्यक्ति की भूमिका, तो अपना अर्थव्यवस्था भी बनाएगा, वो भारत की अर्थव्यवस्था बन रही है। तो लोक नियोजन में अवसर की समानता, ये कौन सा आर्टिकल है? गुड मॉर्निंग गोपाल जी। लोक नियोजन में अवसर की समानता, ये तुरंत याद करेंगे ना, अभी लिखेंगे भी। अवसर की समानता। अब मैं बताऊंगा ये क्यों लाया गया है, ये भी बताऊंगा मैं। समानता का अधिकार क्यों दिया है आपको? अनुच्छेद क्या? 17। अनुच्छेद क्या? 17। अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी बोलते इसको, अनटचेबिलिटी का अंत, ठीक। और अनुच्छेद लास्ट है समानता के अधिकार का, अनुच्छेद 18, ये है आपका उपाधि का अंत, उपाधि का अंत, ठीक। तो ध्यान में रखेगा, अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समता व विधि का समान संरक्षण। 15 कहता है कुछ आधारों पर विभेद से संरक्षण, कुछ आधारों पर विभेद से संरक्षण। 16 कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता, और 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, और 8वां कहता है क्या? उपाधि का अंत। चलिए फटाक से याद करिए, एक बार अच्छे से पढ़िए और बिना देखे कोशिश करिए इसे लिखने का। जितना आप बिना देखे लिख सकते हो उतना अच्छा है भाई, ठीक। पहले एक बार अच्छे से पढ़िए, क्योंकि डायरेक्ट आर्टिकल आता है, ठीक है, एग्जाम में। पहले याद करिए, फिर इसके अंदर का पूरा हम लोग चिट्ठा निकालेंगे, ठीक। और कोशिश करिए बिना देखे लिखने का, ठीक। और पढ़ रहे तो याद होना चाहिए भाई, ये सिंपल, कोई भी एग्जाम में डायरेक्ट आता है। एसएससी, रेलवे, सीजी, पुलिस, बैंकिंग, कहीं भी जाओ ये डायरेक्ट आर्टिकल पूछता है। उपाधिकांत कौन सा आर्टिकल है? अस्पृश्यता का उन्मूलन कौन सा आर्टिकल है? ठीक है। लोक नियोजन में अवसर की समानता, या सरकारी नौकरी ना, या इसी को क्या बोलते हैं? सरकारी नौकरी में अवसर की समानता भी बोल देते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल याद होना बहुत जरूरी, खास करके फंडामेंटल राइट्स का। तो नॉर्मली रफ में एक बार लिखिए, प्रैक्टिस करिए, जितना याद हुआ है। जो भूल गया उसको छोड़ दीजिए, देख कर लिखिएगा, पर पहले जितना याद आ रहा है उतने को बिना देखे लिखिए। और ये प्रक्रिया आपको तब तक अपनाना है जब तक क्या ना हो जाए, याद ना हो जाए।
और ईमानदारी बरती है भाई, जितना याद हो रहा है उतने को पहले लिख लीजिए, ठीक है, जो याद नहीं आता उसे देख लेना फिर। बार बार लिख लिख कर देखेंगे, अपने आप आर्टिकल याद हो जाएगा। एक बार मेहनत करिए, आर्टिकल आपको ऑप्शन देख के फिर हमेशा के लिए याद रहेगा ना, मैं इसलिए करवा रहा हूँ भाई, ऑप्शन देख के आपको हमेशा के लिए फिर क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। कम से कम 2 से 3 बार लिख कर देखना है आपको घर में जाकर। क्लियर है? अब बताइए, आपको डिटेल पढ़ना है कि सामान्य पढ़ना है? बताओ। अब अनुच्छेद 14 के बारे में मैं विस्तृत चर्चा कर, 2 बातें लिखा था। एक लिखा था क्या, विधि के समक्ष समक्ष समता, एक ये लिखा था। और दूसरा क्या लिखा था, दूसरा लिखा था क्या, विधि का समान संरक्षण। ठीक। पहला प्रश्न बनता है, याद रखिएगा, ये हमने लिया है कहां से, ब्रिटेन से। ये हमने किस देश से लिया है, ब्रिटेन से लिया। और विधि का समान संरक्षण कहां से लिया है, अमेरिका से लिया है। कहां से लिया है, अमेरिका से। तो पहला प्रश्न यही बनता है भाई कि लिया कहां से गया, तो विधि के समक्ष समता हमने कहां से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। और विधि के समान संरक्षण ये हमने लिया है कहां से, अमेरिका से। याद रखिएगा, ये है आपका क्या, नकारात्मक नकारात्मक विशेषता है ये नकारात्मक गुण रखता है, और ये क्या रखता है, सकारात्मक गुण रखता है। अगर दोनों के गुण की बात करेंगे तो ये नकारात्मक रखेगा पहला वाला, और दूसरा वाला कैसा गुण रखता है, सकारात्मक गुण रखता है। तो कैसे नकारात्मक, नकारात्मक का मतलब उसमें क्या आएगा, नहीं आएगा, और सकारात्मक में नहीं नहीं आएगा। ठीक, चलिए तो बात करते हैं विधि के समक्ष समानता। ये कहता है, इसका अर्थ बताता हूं, विधि सभी के लिए समान है। विधि सभी के लिए क्या है, समान है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। ठीक है। और विधि क्या है, सर्वोच्च है। विधि क्या है, विधि सर्वोच्च है। विधि से बड़ा कोई नहीं है, विधि सर्वोच्च है। ठीक है। विधि सभी के लिए समान है और विधि सर्वोच्च है। ये लिखा नहीं है, ये मैं पढ़ने के बाद इसका क्या समझ रहा हूं ये बता रहा हूं मैं। लिखा ये है, विधि विधि किसी को भी, किसी को भी क्या नहीं देता है, किसी को भी विशेष अधिकार नहीं देता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे किसी वर्ग से हो चाहे किसी समुदाय। विधि किसी किसी को भी विशेष अधिकार नहीं देता है, नहीं देता है। यहां पे लिखा है क्या, नहीं, इसलिए इसका गुण क्या है, नकारात्मक है। तो इस सेंटेंस में लिखा हुआ है क्या, विधि के समक्ष समता में लिखा है, विधि सभी के ऊपर समान रूप से लागू होगा, वह किसी को क्या नहीं देता है, विशेष अधिकार नहीं देता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे किसी उच्च जाति का हो चाहे निम्न कुल का हो। ऐसे तो है नहीं, पर लोगों का मानसिकता है ये। ठीक है। या किसी क्षेत्र से हो या किसी दूसरे क्षेत्र से हो, तो उनको क्या नहीं मिलेगा, विशेष अधिकार नहीं मिलेगा। क्यों, विधि सभी के लिए क्या है, समान है। एक अंबानी अगर टैक्स की चोरी करता है और हम टैक्स की चोरी करते हैं, तो दोनों की सजा क्या होगी, समान होगी। ये कौन कहता है,
या वैसे तो वैसे टैक्स की चोरी ये अधिकार की बात है। जैसे अगर मैं बोलूंगा, अधिकार से रिलेट करके बताता हूं एक एग्जांपल। जैसे एक कुआं में पानी पीने के लिए हमारे गांव वालों को अधिकार है, वैसा उतना ही अधिकार बाजू के गांव वालों को भी है। समझ में? अब ये नहीं बोल सकते कि बाजू के गांव वाला अमीर गांव है, हमारा गांव क्या है, गरीब गांव, तो अमीर गांव वाला यहाँ पानी नहीं पिएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। उन पर भी वही लागू होगा। क्लियर है क्या? या हम उन्हें पानी पीने से नहीं रोक सकते, या वो हमें पानी पीने से नहीं रोक सकता कि वो अमीर है इसलिए। क्लियर है क्या? अब यहाँ पे कुछ अपवाद है, इसमें अपवाद बहुत ज्यादा है भाई। अपवाद, अपवाद क्या है? तो पहला अपवाद है अनुच्छेद 361। अनुच्छेद 361 ये देता है क्या? राष्ट्रपति व राज्यपाल का विशेषाधिकार। राष्ट्रपति व राज्यपाल का विशेष अधिकार। अपवाद हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? अपवाद का मतलब क्या है? अपवाद का मतलब जो इस नियम का पालन नहीं करता है। तो कौन नहीं करेगा? राष्ट्रपति व राज्यपाल का विशेष अधिकार ये है, अगर आप अपराध करेंगे आपको तुरंत जेल में डाल दिया जाएगा, पर ये अपराध करेंगे ये इन पर कानूनी कार्यवाही नहीं होगी, क्योंकि ये भारत में संवैधानिक प्रमुख है और एक राज्य में संवैधानिक प्रमुख है। राष्ट्रपति भारत में संवैधानिक प्रमुख है और राज्यपाल राष्ट्र में संवैधानिक प्रमुख है। वैसे ही दूसरा अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 105 सांसदों का विशेष अधिकार। सांसदों का विशेष अधिकार, राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य। सांसद मतलब कौन? राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य, इनका विशेष अधिकार। इनको भी कानूनी कार्यवाही तभी होगी जब संसद इनको क्या देगा? अनुमति देगा। तो ऐसे चीजें लिखी गई है। वैसे ही तीसरा क्या लिखा गया है? अनुच्छेद 194 ये कहता है क्या? विधायकों का विशेष अधिकार। विधायकों का विशेष अधिकार। चौथा, विदेशी राजदूत। राजदूत या राष्ट्राध्यक्ष। राष्ट्राध्यक्ष का विशेष अधिकार। तो याद रखिएगा ये अपवाद है। ये अपवाद है, याद रखना है। अगर कोई व्यक्ति ये किसी के साथ है ना, मतलब इनको अलग से क्या मिलता है? संरक्षण। इनके लिए कानून समान है क्या? नहीं। अगर आप अपराध करेंगे तो आपको तुरंत क्या होगा? जेल की सजा होगी, कानूनी कार्रवाई होगा। पर ये अपराध करेंगे तो तुरंत नहीं होगा, उस पर कई तरह की प्रक्रिया है। कुछ तो होगा ही नहीं, इन पर तो होगा ही नहीं कानूनी कार्रवाई, और इन पर होगा वो भी अनुमति लिया जाएगा। किससे? संसद से। किससे? संसद से। उस सदन से, उस अध्यक्ष से क्या लिया जाएगा? अनुमति लिया जाएगा। फलाना ने ऐसा ऐसा काम किया है तो इसके हम क्या करते हैं? गिरफ्तार करते हैं। तो गिरफ्तारी आसानी से नहीं होगा इनका। क्लियर है क्या? तो इनको क्या मिला है? विशेष अधिकार मिला हुआ। तो याद रखा कौन कौन सा आर्टिकल बताया मैंने? 361, 105, 194, तीन आर्टिकल है। 361 किसका विशेष अधिकार है? राष्ट्रपति व राज्यपाल का। आर्टिकल 105 किसका? विधेयक का? सांसदों का विशेष अधिकार, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है। और 194 आर्टिकल किसका विशेष अधिकार है? विधायकों का विशेष अधिकार है। क्या ये बातें समझ में आया क्या? कोई एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए, दूसरा कहता है क्या? विधि का समान संरक्षण। कहां से लिया है? अमेरिका से लिया गया। कैसे गुण है ये? सकारात्मक गुण है। जैसे एक समझिएगा, ये कहता है समान परिस्थिति में, समान परिस्थिति में समान व्यवहार। समान परिस्थिति में समान व्यवहार तथा असमान परिस्थिति में असमान परिस्थिति में विशेष व्यवहार। विशेष व्यवहार है ना। और जब ऐसा होता
होता है तो इसी परिस्थिति को बोलते हैं क्या? नैसर्गिक न्याय। नैसर्गिक न्याय कहते हैं। ठीक, क्या कहेंगे इसे? नैसर्गिक न्याय। अब एकदम समझिएगा मेरी बात को, मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा। अगर मान के चलिए, ये है ना, एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा हूं। मान के चलिए ये गांव है ना, गांव है जिसका नाम है क्या? एक्स। ठीक है, इस गांव में है ना 12 लोग दिव्यांग है ना, और जो वयस्क है। 12 लोग दिव्यांग है जिनकी आयु लगभग 30 से कितना है? 40 है। कितने लोग हैं? 12 लोग। 12 दिव्यांग है इस गांव में, और ये मनरेगा के तहत क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं। तो मुझे बताइएगा, क्या क्या इनको भी मिट्टी खोदने दिया जाएगा या मिट्टी धोने दिया जाएगा? अगर सभी के सभी हष्ट पुष्ट है, गांव में एक भी दिव्यांग नहीं है, तो सभी के साथ समान व्यवहार होगा। क्लियर है क्या? सभी को गड्ढा खुदाई दिया जाएगा। परंतु अगर कोई व्यक्ति क्या है, मान के चलिए 12 लोग दिव्यांग है, अगर बोलेगे आप दिव्यांग हो, हम आपको रोजगार नहीं देंगे, तो भी इस कानून का क्या है? उल्लंघन हो रहा है। क्योंकि भाई गारंटी है, रोजगार देने की क्या है? गारंटी है, तो इनको तो देना ही पड़ेगा। पर क्या गड्ढा खोदने का काम दे सकते हैं? इनके साथ उन दिव्यांग जन के साथ न्याय तब होगा, है ना, तब होगा जब इनको इनके शारीरिक क्षमता के अनुरूप क्या दिया जाए? कार्य। शारीरिक क्षमता अनुरूप तभी होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा ना? बात समझ में आया? तो समान परिस्थिति में समान व्यवहार, है ना। दोनों लाइक है तो कोई दिक्कत नहीं, पर एक पक्ष लाइक दूसरा पक्ष अनलाइक है, तब वो इक्वल नहीं होगा, उसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट होगा, विशेष अधिकार होगा। बात समझ में आया क्या? जैसे मैं बोलूंगा किसी एक जगह पर मान के चलिए एक वर्ग का क्या है? प्रतिनिधि नहीं है, उसी आधार पर आरक्षण दिया जाता है। आरक्षण का आधार क्या है? आरक्षण का अधिकार आधार क्या है? मान के चलिए प्रशासनिक पद है, डिप्टी कलेक्टर का पद है। क्लियर समझिएगा। वहां पे एक भी एसटी और एससी वर्ग के लोग नहीं है, कोई नियुक्त नहीं हुए, तो वहां एसटी एससी वर्ग को क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? आरक्षण मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि वहां उस वर्ग का एक भी प्रतिनिधि नहीं है, तभी उन वर्ग के साथ क्या होगा? न्याय होगा। तो इसी को बोला जाता है क्या? नैसर्गिक न्याय। और कहां से लिया गया है? अमेरिका से। तो ये शब्द समझ में आया क्या? समान परिस्थिति में समान व्यवहार और असमान परिस्थिति में उनके साथ विशेष व्यवहार, अर्थात उन्हें क्या दिया जाएगा? नैसर्गिक न्याय दिया जाएगा। ठीक है, मतलब नैसर्गिक न्याय का मतलब होता है उनके अनुरूप उन्हें क्या देना? सुविधा देना। उनके अनुरूप जैसी आवश्यकता है वैसे उनको सुविधा प्रदान करना। तो ये कहलाता है क्या? नैसर्गिक न्याय। अब पता चला कि किसी का पैर टूटा है ना, और उसको बोल रहा हो कि न्याय भी उसके अनुसार होना चाहिए ना, जैसे किसी का एक पैर नहीं है ना, या किसी का एक हाथ नहीं है, अब उनको लिखा पढ़ी में अटेंडेंस लेने के लिए बैठा दे रहे हो, तो न्याय कहलाएगा क्या? नहीं कहलाएगा, क्योंकि हाथ नहीं है तो लिख पाएगा क्या? नहीं लिख पाएगा। देना उसके शारीरिक क्षमता के ही अनुरूप है भाई, तभी वो न्याय होगा। और ऐसा भी नहीं कि उनको एकदम बैठा देना है भाई, एटलीस्ट वॉच करने का काम कर सकते हैं। जिसके हाथ पैर में दिव्यांगता है वो बैठकर देख सकते हैं, देख सकते हैं ना कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग नहीं आ रहे हैं, कितने लोग कितने बजे आ रहे हैं, कितने बजे जा रहे हैं। तो ये व्यवस्था कराना किसकी जिम्मेदारी होती है? एक कानून की जिम्मेदारी होती है। तभी कानून, तभी विधि का क्या हो पाएगा? संरक्षण। क्योंकि उस वर्ग को वो क्या दे पाएगा? न्याय। अगर इसे विशेष व्यवहार नहीं दिया तो ये कानून का संरक्षण नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसके साथ क्या हो जाएगा? अन्याय। दिव्यांगजन के साथ क्या हो जाएगा जी? अन्याय हो जाएगा ना। अगर इसे रोजगार नहीं मिला तो भी अन्याय है, और इसे शारीरिक क्षमता के अनुसार क्या नहीं मिला? न्याय नहीं मिला, कार्य नहीं मिला, तो भी इनके साथ क्या है? अन्याय है। मतलब विधि क्या हो गया? गलत हो गया। समझ में? तो विधि का क्या होना चाहिए? संरक्षण होना चाहिए। कब? जब परिस्थिति क्या हो? असमान हो, उनके साथ भी अलग व्यवहार होना चाहिए। क्लियर है क्या ये? तो ये था हमारा क्या? अनुच्छेद 14। ठीक, क्लियर समझ में है? तो विधि के समक्ष समानता कहां से लिया है? ब्रिटेन से। और विधि का समान संरक्षण कहां से लिया है? अमेरिका से लिया है। क्लियर है इतना? चलिए भाई अगला चलते हैं। आर्टिकल क्या है? 15।
आर्टिकल है 15। क्या लिखा था हमने? कुछ आधारों पर विभेद से संरक्षण, यही लिखा था। अब आर्टिकल 15 में बहुत सारे प्रावधान है। आर्टिकल 15 के अंतर्गत क्या है? बहुत सारे प्रावधान है। पहला पॉइंट बोला गया कुछ आधारों पर विभेद से संरक्षण, ये आर्टिकल 15 का क्या है? नाम है। अब इसके अंतर्गत पहला प्रावधान क्या कहता है? एक पहला प्रावधान, जाति, ऐसा लिखेगा, राज्य, राज्य, जाति, धर्म, लिंग, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, जन्म स्थान व मूल वंश आदि के आधार पर, आदि के आधार पर क्या नहीं कर सकता है? भेदभाव नहीं कर सकता है। मैं पहले सेंटेंस लिख रहा हूं फिर एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? तो आर्टिकल 15 का पहला प्रावधान हमने क्या देखा? जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और मूल वंश, कितने आधार हुए टोटल? 5। कितना आधार है? जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और मूल वंश, ये याद होना चाहिए आपको, है ना? जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश, ये 5 आधारों पर किसी के साथ क्या नहीं कर सकता है? भेदभाव नहीं कर सकता है। कौन? राज्य। कौन राज्य? आर्टिकल 12 वाला राज्य भाई, पढ़े थे ना? अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा बताया गया है, वो राज्य। इसका मतलब मैं तो नहीं आता हूं राज्य के परिभाषा में, तो मैं आपके साथ क्या कर सकता हूं? भेदभाव कर सकता हूं। बिल्कुल मैं कर सकता हूं। यहां बोला राज्य को बोला गया है ना, राज्य भेदभाव नहीं करेगा, पर मैं तो राज्य नहीं हूं, मैं तो निजी हूं। हमारी संस्था एक निजी संस्था है, तो यहां राज्य में आता है क्या? राज्य की परिभाषा में। दूसरा, अगर बोलेगा राज्य, अगर राज्य बोल दिया, आप क्या कर लिए हो, है ना? मास्टर डिग्री, पीजी हो, आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट को यहां आने नहीं देंगे हम। कर सकते हैं भाई, तब आप आवाज नहीं उठा सकते। यहां पे लिखा है क्या? कहीं पे बोला गया क्या? केवल जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश, शिक्षा के आधार पर तो कर सकता है भेदभाव। आप ज्यादा पढ़े लिखे हो, आपको हम नौकरी नहीं देंगे, या आप कम पढ़े लिखे हो, हम आपको नौकरी नहीं देंगे। ये कर सकता है राज्य भेदभाव। क्लियर है ना? आप यहाँ आवाज नहीं उठा सकते। तो फॉर्म में तो यही आता है ना, है? या उम्र के हिसाब से, उम्र लिखा है क्या? तो आप निश्चित उम्र को तभी क्या कर सकते हो? नौकरी ले सकते हो। 21 वर्ष से पहले आप पीएससी या प्रशासनिक पदों पर नहीं जा सकते। तो आप नहीं बोल सकते सर हमारे साथ तो भेदभाव हो रहा है, या बोलेंगे सर हम लोग तो जैसे क्या है, बोलना चाहिए बीए की पढ़ाई किए हैं और हमको साइंस में नहीं ले रहे हो आप। तो समझ में आ रहा है ना, साइंस वाले नौकरी में आप हमें नहीं ले रहे हो, तो इसके लिए आप कुछ नहीं बोल सकते। बात समझ में आया क्या? कौन नहीं कर, पहला चीज याद रखना, कौन भेदभाव नहीं करेगा? राज्य नहीं करेगा। किस आधार पर? 5 आधार पर, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान व मूल वंश पर। पीजी ग्रेजुएशन के आधार पर उम्र के हिसाब से कर सकता है, और निजी व्यक्ति क्या कर सकता है? कर सकता है ऐसा। ठीक, ऐसा नहीं है भाई कर सकते है करके, क्योंकि बात के आर्टिकल में, मैं केवल इस आर्टिकल का पहले प्रावधान का अर्थ बता रहा हूं। बाकी अनटचेबिलिटी तो है, किसी के साथ छुआछूत और भेदभाव कर ही नहीं सकते, किसी भी आधार पर नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए
है ना। दूसरा दूसरा प्रावधान कहता है किसी को भी सार्वजनिक स्थानों के प्रवेश पर रोक नहीं लगा सकती। किसी को भी सार्वजनिक, है ना, स्थानों के प्रवेश पर रोक नहीं लगा सकती है। कौन? यहां पे राज्य भी आएगा और प्लस निजी भी आएगा। अगर कोई जगह सार्वजनिक है तो वहां जाने से किसी भी व्यक्ति को नहीं रोका जा सकता, चाहे वो किसी जाति का हो, धर्म का हो, वंश का हो, कोई भी हो, नहीं रोका जा सकता। तो आप लोगों ने सुना होगा शनि सिंगन मंदिर में महिलाओं का जाना क्या था? वर्जित था। न्यायालय ने इस आधार पर, क्योंकि इनके लिंग के आधार पर क्या हो रहा था? भेदभाव हो रहा था। और मंदिर क्या है? सार्वजनिक स्थल है। सार्वजनिक स्थल में क्या क्या आता है? मंदिर, पेट्रोल पंप, तालाब, किसी घर वर नहीं आता भाई, है ना। हाँ, बाजार, सामुदायिक भवन, ठीक है, पार्क, ये सब। ठीक, ध्यान से मजा मुंह धो के आओ। ठीक है, तो याद रखना किसी को भी सार्वजनिक स्थानों के प्रवेश पर रोक नहीं लगा सकता। मतलब आपको तरिया में जाकर नहाने से कोई रोक नहीं सकता है, किसी भी वर्ग का हो। तो ऐसा घटना हुआ था, एक सबरीमाला मंदिर, नाम सुने हो? होमवर्क का सबरीमाला मंदिर कहाँ है? दूसरा होमवर्क है शनि सिंगन मंदिर कहाँ है? ये दोनों जगह पर महिलाओं को जाने से क्या किया गया? वर्जित किया गया, है ना। सबरीमाला मंदिर और शनि सिंघन मंदिर। ठीक है, पहले महिलाओं को जाना क्या था? वर्जित था। आज भी ऐसे कई मंदिर है जहां बोला जाता है महिलाएं नहीं जा सकती। ठीक है, पर उसके लिए क्या लड़नी पड़ेगी? लड़ाई। ये अधिकार आपको कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट देगा। तो दो जगह था, दोनों जगह महिलाओं को जाना वर्जित था। आज के डेट में उन्हें जाने दिया जाता है, कि, है ना, क्योंकि उनके अधिकारों को किसने दिया? सुप्रीम कोर्ट, है ना। आपको पेट्रोल भराने या तालाब में नहाने या और सार्वजनिक पार्क में जाने से नहीं रोक सकता। ये चीजें लिखा गया। अब इसके क्या मिलेंगे? फिर क्या मिलेंगे जी? अपवाद। क्या मिलेंगे? अपवाद। तो इसका तीसरा प्रावधान कहता है, किसका? अनुच्छेद 15 का तीसरा प्रावधान कहता है महिला एवं बच्चों के लिए विशेष अधिकार। महिला एवं बच्चों के लिए विशेष अधिकार। ठीक, अब मैं अगर बात करूंगा, जैसे बोला गया ये ट्रेन केवल महिलाएं इसमें चढ़ सकती, इस ट्रेन में, तो क्या लिंग के आधार पर उल्लंघन नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर, है ना, तो ये उल्लंघन नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 15 ये कहता है अगर कोई राज्य मतलब आर्टिकल 12 वाला महिलाओं के लिए विशेष अधिकार करता है तो ये लिंग के आधार पर क्या नहीं माना जाएगा? उल्लंघन नहीं माना जाएगा। क्लियर है क्या? तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। महिलाओं के और बच्चों के साथ, जैसे गार्डन होता है कोई, हेलो, सेंटरिंग वाला, ठीक है, लगा थोड़ा देर। समझ में आया क्या? मैंने बोला महिला एवं बच्चों के लिए विशेष अधिकार। ठीक, जैसे कोई गार्डन है केवल बच्चों महिलाओं के लिए है, तो राज्य ऐसा कर सकता है। ये इसका क्या नहीं माना जाएगा? उल्लंघन नहीं माना जाएगा, भेदभाव नहीं माना जाएगा। हो तो रहा है एक प्रकार से देखेंगे तो, लिंग के आधार पर पुरुष नहीं जा सकते मतलब, पर वो उल्लंघन नहीं माना जाएगा। चौथा ये कहता है सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग। सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग। तो याद रखेगा,
जो समाज में भी पिछड़ा हुआ है और शिक्षा के आधार पर भी पिछड़ा हुआ है। और ये वर्ग कौन कहते हैं? एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग, इनकी बात कर रहे हैं। के लिए क्या? विशेष अधिकार। के लिए क्या? विशेष अधिकार। अगर कोई राज्य अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लिए कोई स्पेशल प्रोविजन करता है, स्पेशल प्रावधान करता है, तो वो भी किसका उल्लंघन नहीं माना जाएगा? अनुच्छेद 15 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। क्या लिखा है अनुच्छेद 15 में? जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव। तो देखा जाए तो हो रहा है। एसटी, एससी, ओबीसी जो बना है किस आधार पर बना है? जाति के आधार पर ही बना है। तो देखा जाए तो क्या है? उल्लंघन है। पर अगर कोई राज्य ऐसा इनके लिए विशेष प्रावधान करता है तो वो उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ये क्या है? अपवाद है। उल्लंघन तो हो रहा है भाई, पर है ना, डायरेक्ट आर्टिकल नहीं बोल दिया कि वो उल्लंघन नहीं माना जाएगा अगर ऐसा करता है तो। क्लियर है क्या इतना? चलिए पांचवा प्रावधान। इसमें पांचवा प्रावधान क्या लिखा है? सेम बातें, यहां तक सेम है ना, तो मैंने लिख रहा हूं को शिक्षण संस्थाओं में, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश की छूट, संस्थाओं में प्रवेश की छूट। मतलब क्या बोला जा रहा है? सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, कौन? एसटी, एससी, ओबीसी को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश की क्या होगी? छूट होगी। ये इसका क्या नहीं माना जाएगा? उल्लंघन। तो आप देखेंगे कॉलेज में इनके लिए सीटें क्या होती है? 25% सीट क्या कर दिया जाता है? रिजर्व। 25% सीट एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग के लिए क्या कर दिया जाता है? रिजर्व कर दिया जाता है, खास करके हायर एजुकेशन में। ये जनरली हायर एजुकेशन की बात कर रहा है। वहां इन वर्गों के लिए क्या होगा? 25% सीट आरक्षित होंगे, जो कि क्या नहीं माना जाएगा? उल्लंघन। छठवा, छठवा, छठवा क्या है? EWS मतलब इकोनॉमिकली, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% तक की, 10% तक आरक्षण। ठीक है, को 10% तक बोला है ना, ऐसा नहीं बोला 10%। 10% और 10% तक में अंतर होता है भाई। 10% मतलब एग्जैक्ट 10%, और 10% तक में एक भी हो सकता है, 1% भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ऐसे करके कुछ भी हो सकता है वो। ये क्लियर है क्या? ईडब्ल्यूएस ये पहले नहीं था संविधान में। संविधान में इसे कब लाया गया? 103वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 इसके द्वारा जोड़ा गया। किसको? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन मतलब आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग। अभी तक पिछड़े वर्ग कैसे गिनाता था? सामाजिक और शैक्षणिक रूप से। अब नया चीज आया है क्या 2019 में? अगर कई लोग क्या है, जाति के तो हैं, किसी दूसरे जाति के हैं, है ना, पर आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा क्या है, कमजोर है, तो उसे समाज में मुख्य रूप से शामिल होने के लिए क्या बोला गया? उनको 10% तक की आरक्षण होगी। तो एक संशोधन नोट करिएगा, कौन सा? 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 आर्थिक पिछड़े वर्गों के लिए क्या किया गया? प्रावधान किया गया। कहां? अनुच्छेद 15 का 6वां प्रावधान, अनुच्छेद 15 का 6वां प्रावधान। क्लियर है? तो ये था हमारा आर्टिकल 14 और 15। तो पहला क्या देखा? भेदभाव नहीं। याद रखने का तरीका बता रहा हूं। पहला, भेदभाव नहीं कर सकते। कैसे याद रखेंगे सभी पॉइंट्स को बता दो। पहला प्रावधान याद रखेगा, भेदभाव नहीं, भेदभाव नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं। इतना तो याद रहेगा ना। कितने आधारों पर? 5 आधारों पर। दूसरा याद रखेंगे क्या? सार्वजनिक स्थान। दूसरा क्या याद रखना है? सार्वजनिक स्थान, सार्वजनिक स्थान। तीसरा क्या याद रखना है? महिला व बच्चा, महिला व बालक।
इतना तो याद रख सकते हैं ना, क्योंकि आपके पास ऑप्शन रहेंगे भाई, महिला व बालक। चौथा क्या याद रखेंगे, विशेष वर्ग, विशेष वर्ग, एसटी, एससी, ओबीसी। पांचवा क्या याद रखेंगे, प्रवेश में छूट, प्रवेश में छूट, ये सब शब्द मिलेंगे ना ऑप्शन में। और छठवा हो जाएगा क्या, EWS। ये बस इतना अगर आप की पॉइंट याद रखें तो आपके ऑप्शन में कहीं ना कहीं टकराएगा भाई, ये शब्द मिलेगा ही मिलेगा आपको आर्टिकल 15 के अंतर्गत। क्लियर है ना, क्लियर है। तो याद रखेगा ये 6 प्रावधान किसके अंतर्गत है, बस इसको याद रखिएगा। कौन सा ये 103वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019, ठीक, इसको याद रखिएगा। क्लियर है क्या। चलिए तो आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, बाकी आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, ठीक। टेलीग्राम में डालना है क्या। टेलीग्राम में डाल दे रहा हूँ ना ऑनलाइन वाले, वहां से नोट कर लेंगे।